है कप्तानगंज, और कप्तानगंज का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि ई रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण करता है, जो रहता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उसकी माँ भी साथ में रहती है, पत्नी भी साथ में रहती है और 5 बेटियां हैं, वो भी साथ में रहती है। ये तारीख आती है 27 जुलाई 2026 की, जो उसकी सबसे बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। अचानक ही उस लड़की के सीने में बहुत तेज दर्द उठने लगता है, और जैसे ही उस लड़की के सीने में दर्द उठ रहा था और साथ ही उसको बहुत तेज बुखार भी आ रहा था, तो लड़की की जो दादी होती है वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, यानी कि जिला अस्पताल लेके जाती है। जो लड़की है उसकी जो माँ है वो प्रेग्नेंट है, और 9 महीने के आसपास की वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए दादी पर ही जिम्मेदारी आई हुई थी। जो पिता है लड़की का, वो ई रिक्शा चलाता है और परिवार का भरण पोषण करता है। वहां जब डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं इस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब उस लड़की को जो 13 साल की जिसकी उम्र होती है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। वो तो एडमिट हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में कि उसके लिए खाने के लिए कुछ जो भी जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए, या उसकी छोटी बहन होती है जिसका सेकंड नंबर होता है, दूसरा नंबर होता है, वो घर में खाना बना रही है, अपनी माँ की भी देखभाल कर रही है, और उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद वो अपनी बड़ी बहन को खाना लेकर हॉस्पिटल की तरफ आती है। ये तारीख थी 28 जुलाई की। जैसे ही वो जाती है तो साथ में तीसरे नंबर की जो बहन है उसको अपने साथ लेके जाती है, और बहन से कहती है कि एक काम करेंगे, खाना हम बड़ी बहन के साथ, दादी के साथ हॉस्पिटल में ही खा लेंगे, तुम मेरे साथ चलो। जब वो छोटी बहन को लेकर हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल जाने के बाद खाना उनके सामने रख देती है। अब खाना खाने की तैयारी चल रही थी। ये लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 28 जुलाई 2026 की रात की ये बात है। अब इसी बीच में जो लड़की होती है जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है, जो खाना बनाकर लेके आई थी, वो कहती है कि मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, खाना आराम से बैठकर यहीं पर साथ साथ खाएंगे। जब इस तरह की बात आती है तो वो लड़की इस हॉस्पिटल से निकलती है, और हॉस्पिटल से निकलने के बाद जहां उसे पानी मिल जाता है उस जगह को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन घंटों बीत जाते हैं, और घंटों बीतने के बाद भी वो लड़की पानी लेकर वापस नहीं आती। इधर जो उसकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, दादी है, उन्हें ऐसा एहसास होता है, आभास होता है कि हो सकता है कि वो दूसरे नंबर की जो लड़की है वो घर चली गई होगी, क्योंकि उसकी माँ 9 महीने की प्रेग्नेंट जो है, माँ के पास भी एक जिम्मेदार शख्स का रहना बहुत ज्यादा जरूरी जो होता है। अब ऐसी स्थिति में वो लड़की ना घर पहुंचती है, ना ही हॉस्पिटल में वापस आती है। तब ये जो परेशान हो जाते हैं, उस लड़की का जो पिता होता है वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो पूछता है कि बेटी कहाँ है, यानी कि सेकंड नंबर की जो बेटी है वो कहाँ है। अब बताया जाता है कि वो पानी लेने गई थी लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। तुरंत ही जो उस लड़की का पिता है वो अपने घर पहुंचता है। घर जाने के बाद देखता है तो घर पर वो लड़की नहीं थी। पत्नी से पूछता है तो पत्नी कहती है वो तो घर पर नहीं आई है। अब पिता की चिंता बढ़ जाती है, पिता परेशान हो जाता है, फिर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी उस लड़की को जिला अस्पताल में चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। इधर उधर लोगों से भी पूछना शुरू कर देता है। उसके पास जो फोटो होता है वो फोटो बार बार दिखाया जा रहा था कि क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है, उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, इतनी बड़ी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है। सभी से बारी बारी से पूछताछ कर रहा था लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, किसी ने उस लड़की को देखा ही नहीं था। ये बात है रात 12:52 के आसपास का वक्त हो रहा था और तारीख थी 28 और 29 जुलाई 2026 की रात। अब ऐसी स्थिति में जो लड़की का पिता होता है वो 112 नंबर पर कॉल करता है और जैसी कॉल जाती है वो बताता है कि साहब मेरी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 13 साल है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। छोटी बेटी जो दूसरे नंबर की जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है उसके लिए खाना लेकर आई थी। यहां पर वो पानी लेने के लिए जब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो फिर उसको गायब हो जाती है, वो मिल नहीं रही है। पुलिस जैसे ही सूचना पाती है, मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 मिनट का वक्त लगा होगा, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी जो नजदीकी चौकी लगती है वहां से कोई पुलिस वाले नहीं आते हैं, जो नजदीकी थाना लगता है वहां से भी कोई पुलिस वाले नहीं आते हैं। यानी कि उनके कानों तक जो आवाज पहुंची थी 29 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास और लगभग 11:30 बजे के आसपास थाने तक ये बात पहुंचती है। जो बाप है वो अपनी बेटी को लेकर बेइंतहा परेशान था। ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था, ऐसा कोई तीमारदार नहीं था, ऐसा कोई कमरा नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो अपनी बेटी को लगातार तलाश नहीं कर रहा था। तभी वो हॉस्पिटल वालों के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बार बार अपील कर रहा था। पुलिस तक बात पहुंच ही चुकी थी, पुलिस भी मौके पर आ ही जाती है। जब पुलिस मौके पर आती है तब सीसीटीवी कैमरे देखने शुरू किए जाते हैं और जब सीसीटीवी कैमरे देखने शुरू किए जाते हैं, जो सामने दृश्य था 36 सेकंड का जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, उसको देखकर सबके सब हैरानी में पड़ जाते हैं। हैरानी में इसलिए पड़ जाते हैं कि एक सिपाही होता है जिसने वर्दी पहनी हुई है, वो सिपाही बाइक पर होता है। बाइक की जो उसके नंबर थे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे।
वही उस 10 साल की लड़की से बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के दौरान करीब करीब 2 मिनट या 4 मिनट उसने बातचीत की होगी और उस लड़की को अपनी बाइक पर बिठाता है और बाइक पर बिठाने के बाद सदर हॉस्पिटल से सीधा शास्त्री चौक से कचहरी से डोमिनगढ़ महेश्वरापुर तक वो कैमरे में दिखाई देता है और लड़की आखिरी बार देखी जाती है रात 11:07 के आसपास। इसके बाद वो लड़की दिखाई नहीं दी जाती। लेकिन पुलिस वालों ने जब ये सीसीटीवी कैमरा देखा तब पुलिस वालों की नींद टूट जाती है। अब ये खबर जो थी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ फैल जाती है। पूरे शहर में खबर ये आग की तरह फैल जाती है कि एक सिपाही है और सिपाही की बाइक पर बैठकर वो लड़की गई थी। बस यही जानना था कि आखिरकार वो सिपाही कौन है। सिपाही जो होता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक थाना लगता है सादियाबाद थाना क्षेत्र का गांव लगता है हंसराज चौरा, वहां का रहने वाला जिसका नाम होता है अभिषेक यादव, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, जो कि बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका पता चल जाता है। दरअसल उसकी जो ड्यूटी होती है वो गोरखपुर में ही होती है। डायल 112 नंबर की जो गाड़ी पर वो होता है, गोरखनाथ से उसका चूटहा एक जगह लगती है, उस बीच में वहां तक उसकी ड्यूटी थी, यानी कि गाड़ी पर रहना था। दिन में उसकी ड्यूटी थी। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई, उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो उसकी सीडीआर से पता चलता है कि जब लड़की गायब हुई थी उस वक्त उसका नंबर बंद आ रहा था, लेकिन उसकी अंतिम लोकेशन जो थी वो जिला अस्पताल के आसपास ही पाई जाती है। पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया और घेराबंदी करने के बाद आखिरकार उस सिपाही को अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा कि तुम्हारी बाइक पर जो लड़की बैठी हुई थी वो कहां है। शुरुआत में वो इधर उधर की बात बताना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस ने उस सिपाही से जब अपने तरीके से बातचीत करना शुरू किया, क्योंकि अब इसमें 10 थानों से ज्यादा की पुलिस लग जाती है, 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे थे वो खंगाल लिए जाते हैं और पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है कि आखिरकार वो 10 साल की लड़की जो कक्षा 5 में पढ़ रही है वो गई तो कहां गई, सिपाही उसे कहां लेकर गया था। लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से बातचीत करना शुरू किया तो पूछताछ में उसने बताया कि चिहुटहा एक जो पुल है उसके पास एक रोहिन नदी है, रोहिन नदी के पास उसने उस लड़की को वहां पर फेंका था, यानी कि उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद उस लड़की को वहां पर फेंका। पुलिस वालों ने उस सिपाही को पकड़ा। सिपाही को पकड़ने के बाद सीधा उसी जगह लेके जाते हैं। जाकर वहां देखते हैं तो ये 30 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त था। जहां पर उसने बताया था वहां से लगभग 50 मीटर की दूरी पर वो लड़की मिल जाती है, लेकिन लाश के रूप में मिल जाती है और उसकी लाश जो थी वो उतराती हुई मिल जाती है उस नदी में, उस पानी में, लेकिन वहां से वो दूर नहीं जा पाती। लाश को कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसको बहुत बेरहमी से मारा गया है, उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या की गई है। न केवल उसकी गले की हड्डी तोड़ दी गई थी बल्कि उसके दोनों पैरों में गंभीर चोट आई, उसके पेट पर गंभीर चोट आई, शरीर की लगभग 4 हड्डियां उसकी तोड़ी गई। पूरे शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां पर खरोंच के निशान नहीं थे और आंतरिक जो हिस्से थे शरीर के उसमें भी गंभीर चोट के निशान थे। जब पूछा जाता है तो जानकारी में पुलिस के सामने बात आती है कि वहां पास में ही शमशान घाट होता है। शमशान घाट का एक कमरा होता है, कमरे में उस लड़की को लेके जाता है और उस लड़की के साथ उसने गंदी हरकत की, हैवानियत जैसी उसने घटना को अंजाम दिया। जब उस लड़की से उसका मन भर जाता है तो उसे ये डर था कि कहीं ये बात खुल ना जाए, इसलिए उसी ने उसका गला घोटा और गला भी ऐसे नहीं घोटा था। जब वो जमीन पर पड़े हुए थे उसने उसके ऊपर पैर रखा और पैर रखने के बाद उसने पूरी ताकत से उसको दबा दिया। हालांकि उस लड़की ने रोने की, चीखने की, चिल्लाने की तमाम कोशिशें की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसने आखिरी वक्त तक फाइट करने की कोशिश की, लेकिन उस सिपाही के सामने उसका जो वजूद था वो कम था और वो अपने उस वजूद के सामने हार जाती है। लेकिन उसने मरते मरते भी उसने पूरी तरह से ईमानदारी से फाइट करने की कोशिश की। लेकिन सिपाही को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो उसके साथ उसने करना था उसने बहुत आराम से, इत्मीनान से किया और जब कर लेता है तो उसके बाद फिर उसकी सारी हैवानियत उसके सामने आ जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में जब पूरे शहर के बाशिंदों को यह बात पता चलती है कि एक सिपाही ने लड़की का अपहरण किया, अपहरण करने के बाद उसके साथ गंदी हरकत की, उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया, तो यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जब किसी को जेल भेजा जाता है तो जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण किया जाता है। अब जिला अस्पताल में जहां से उस लड़की का किडनैप किया गया था उसी जिला अस्पताल में जब सिपाही को लेके जा रहे थे तो इसी बीच में वहां नर्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, वहां डॉक्टर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पर तीमारदार भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहां पर एसओजी की टीम उस सिपाही को, अभिषेक यादव को जब अस्पताल में लेके पहुंचते हैं तभी लोगों ने घेराबंदी करने के बाद उसको बहुत बुरी तरह से
मारना पीटना शुरू कर दिया। जब उसे मार रहे थे, पीट रहे थे, तो पुलिस वाले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। एसपी सिटी तक बात पहुंच जाती है। एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर जाने के बाद अभिषेक यादव, उस सिपाही जो होता है, उसको किसी तरकीब से उस भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक उसको बहुत बुरी तरह से धुन दिया जाता है। अब यहां से उसको कोर्ट में लेके जाना था, लेकिन पुलिस के पास इनपुट आता है कि आप कोर्ट लेके मत जाइएगा। वहां से बहुत सारे जो वकील हैं बहुत गुस्से में हैं, और बहुत गुस्से में हैं तो वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वहां वाकई जो वकील होते हैं उन्होंने घेराबंदी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये पहले से प्लानिंग कर ली थी, जैसे ही वो कोर्ट में हाजिर होगा उसके बाद हम उससे अपना आप से निपट लेंगे। लेकिन पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और उसको उस वक्त कोर्ट में लेके नहीं जाते हैं। लेके जब जाते हैं तो उस वक्त वकीलों का घेरा नहीं होता है। गुपचुप तरीके से उसे कोर्ट में तो लेके चले जाते हैं, लेकिन अब जब उसे जेल में भर्ती कराना था, यानी कि भेजना था, तब वहां से भी पुलिस को यह इनपुट मिल जाता है कि जेल के अंदर भी जो कैदी होते हैं वहां तक बात पहुंच गई है, क्योंकि अखबार वहां पढ़ा जाता है और टेलीविजन पर खबर चलती है। जब कैदियों की बात पता चलती है तो पूरी गोरखपुर की जेल में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक सिपाही आएगा जिसका नाम अभिषेक यादव है, जिसने एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की है, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। लेकिन पुलिस वाले, जो जेल प्रशासन होता है, वो पहले से ही अलर्ट मोड में आ जाता है और उस सिपाही की सुरक्षा को देखते हुए उसको ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर कोई उस पर हमला ना कर सके, क्योंकि रहेगा तो जेल में ही, अकेला तो वो कब तक रह पाएगा। लेकिन इसलिए उसका गुस्सा पब्लिक का कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। इस घटना ने जब अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविजन न्यूज के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब परिवार की लड़की के साथ ऐसी हरकत वो कैसे कर सकता है। फिर उसकी पुरानी कुंडली खंगाली जाती है, और पुरानी कुंडली जब खंगाली जाती है तो उसके बारे में पता चलता है ये साल 2016 में इसकी भर्ती हुई थी। 2016 में भर्ती होने के बाद पहली नियुक्ति जो उसकी मिली थी गोरखपुर में मिली थी, और साल 2018 की बात है। 2018 में उसे पिपाइच थाना मिल जाता है। पिपाइच के बाद में उसे गोरखनाथ थाना मिल जाता है। वहां से ये एक लड़की